नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मेहरिया क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, हम भारतीय संविधान का सिलेबस पढ़ रहे थे राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग, और उसी क्रम में हम भाग 5 की बात कर रहे थे। भाग 5 अर्थात संघ सरकार और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ सरकार का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। उसी में हमने जो संघ सरकार को जो मुख्य रूप से 3 टुकड़ों में हमने विभाजन किया, अर्थात शासन के जो 3 अंग हैं उनमें हमने विभाजन किया। पहला कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका, तीसरा न्यायपालिका दोस्तों। उसी में हम सबसे पहले कार्यपालिका की बात कर रहे थे और कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। ठीक है, उसी क्रम में हमने कार्यपालिका के अंतर्गत हमारे जो राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, उनकी मंत्री परिषद आती है, साथ ही महान्यायवादी जिसे आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उनका पद भी कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। तो इसी के अंतर्गत हम भारत के राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात हम कर रहे थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित समस्त अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। ठीक है, इसके आगे हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर रहे थे। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले हमने कार्यपालिका शक्तियां पढ़ी, फिर हमने विधायी शक्तियां कंप्लीट कर ली, और हम तीसरी पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, अर्थात हमारा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां टॉपिक चल रहा था दोस्तों। और न्यायिक शक्तियों में भी यदि हम बात करें तो हमारा जो टॉपिक था वो हाफ टॉपिक पूरा हो गया था और हाफ बाकी था, अर्थात आधा कंप्लीट हो गया, आधा बाकी था। कंप्लीट क्या हो गया? अब हमने क्षमादान की शक्तियां जो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत प्रदान की गई थी वो सभी पढ़ ली। समाधान की शक्तियां देखो, अनुच्छेद 72 में हम अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां प्राप्त हैं। देखो अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 से बेहतर कार्य क्या है? समाधान करना, और इसी कारण राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां कहाँ हैं? अनुच्छेद 72 में। आपको याद हो गया होगा एक ही बार में। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 72 में हम बात करें तो मुख्य रूप से समाधान करना राष्ट्रपति की शक्ति थी, हमने बात की। तत्पश्चात हमने इसी अनुच्छेद में बात की कि राष्ट्रपति को क्षमा, निलंबन, उसके बाद परिहार और लघुकरण, 4 प्रकार की हमने शक्तियों की बात की थी। क्षमा यानी कि पूर्ण रूप से माफ कर देना, इसके बाद में निलंबन यानी कि मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक या अन्य सजा पर भी अस्थायी रोक लगाना, यानी कि तब राष्ट्रपति उस पर विचार कर रहे होते हैं। तीसरा हमने बात की आपका परिहार, अर्थात जो सजा किसी व्यक्ति को सुनाई गई है उसको उसी स्वरूप में उसकी बिना प्रकृति चेंज किए, अर्थात दंड का स्वरूप या दंड की प्रकृति को परिवर्तित किए बिना कम करना क्या कहलाता है? सजा का परिहार करना। अर्थात मान लीजिए 10 वर्ष का कठोर कारावास था तो उसे 8 वर्ष के कठोर कारावास में तब्दील कर दिया गया। तो ये सजा का कौन सा स्वरूप है? सजा का परिहार हो गया। ठीक है, इसी प्रकार लघुकरण, लघुकरण में क्या होता है दोस्तों? यानी कि हमारे जो दंड की प्रकृति होती है, दंड का जो स्वरूप होता है उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 12 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया गया, सपोज कर लीजिए 14 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया गया, उसे भारत के राष्ट्रपति ने 8 वर्ष के साधारण कारावास में बदल दिया, यानी कि कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना ही क्या हो गया? लघुकरण, दंड की प्रकृति में परिवर्तन हो गया दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद में हमने आगे इस पर चर्चा की थी कि राष्ट्रपति अपनी समाधान की शक्ति का उपयोग या प्रयोग किसके माध्यम से करते हैं? तो मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इस शक्ति का उपयोग या प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़, क्या राष्ट्रपति की समाधान की जो शक्ति है वो न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है? जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 13 जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान करता है उसी के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की समाधान की जो शक्तियां हैं वो न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है, अर्थात उन्हें पुनः न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हमने एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पढ़ा था, जो मैं मुख्य हेडिंग्स की बात कर रहा हूँ अंतिम रूप से, कि समायाचना में विलंब। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद इन याचनाओं को जो लंबित जो पेंडिंग रखते हैं, यदि याचनाओं को लंबित रखना अनुच्छेद 21 के विरुद्ध है।
क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 21 हमें जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है और जीवन जीने के अंतर्गत ये बात साफ साफ कही गई है कि आप उसी के अंतर्गत त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त है दोस्तों। यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि संविधान का एक अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद से कई बार जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि आपने शुरू से लेकर अब तक सारे वीडियोस देखे हैं तो आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा दोस्तों। तो आइए बिना किसी औपचारिकता के हम सीधा हमारे टॉपिक पर चलते हैं, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, जिसे आज हम पूर्ण करने वाले हैं। तो सभी मेरे दोस्त, मेरे मित्र कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। लॉकडाउन के दौरान आप अपनी पढ़ाई जारी रखें दोस्तों। ऐसा नहीं सोचें एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो एक दिन होना ही है। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डाल लेते हैं हम, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अब देखो दोस्तों, अब आप लोग जो पढ़ रहे थे उन सभी को ज्ञात होगा कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत हम अभी कौन सा अनुच्छेद पढ़ रहे थे दोस्तों? हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 72। और अनुच्छेद 72 से बेहतर कार्य क्या होगा कि राष्ट्रपति समाधान प्रदान करें। तो राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। ठीक है दोस्तों, अब इसी के अंतर्गत हम सारी बात कर चुके थे, लेकिन आपको यहां पर नोट डाल के एक और बात लिखनी है। कल समय कम होने के कारण हमने क्लास को जल्दी ऑफ कर दिया था, आज हम इस पर पूरी चर्चा करते हैं। देखो, इसके अंतर्गत आपको मैं बताऊं, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 161, जिसके अंतर्गत राज्यपाल को भी समाधान की शक्तियां प्रदान की गई है, जिसको हम कहते हैं राज्यपाल की समाधान की शक्तियां। अब राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों में और राज्यपाल की समाधान की शक्तियों में क्या अंतर है, मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। देखो, विशेष रूप से आपको यहां याद रखना है दोस्तों, यहां पर इसके अंदर आपको 2 पॉइंट याद रखने, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 क्या कि मृत्युदंड, राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को, राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता दोस्तों। राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। अब पहली चीज तो ये हो गई। अब यहां से क्लियरिफिकेशन मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पढ़ाया, क्या राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है? बिल्कुल दोस्तों, राष्ट्रपति मृत्युदंड अर्थात फांसी की सजा को माफ कर सकता है। तो इसका अर्थ यही है कि राज्यपाल क्या नहीं कर सकता? राज्यपाल फांसी की सजा जो है, फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, राज्यपाल को एक और शक्ति प्राप्त नहीं है राष्ट्रपति के समान, और वो कौन सी नहीं है? राज्यपाल सैन्य मामलों में, राज्यपाल सैन्य मामलों में दिए गए दंड को माफ नहीं कर सकता। यानी कि देखो,
सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। इसी कारण भारत के राष्ट्रपति को यहां पर समाधान की शक्तियां प्रदान की गई हैं कि यदि सैन्य न्यायालय द्वारा कोर्ट मार्शल के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति को, जो सेना में जवान है, सैनिक को या फिर जो अधिकारी हैं, उनको यदि किसी प्रकार की सजा सुनाई जाती है तो उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा माफ किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। और इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि मृत्युदंड की सजा को भी राज्यपाल द्वारा माफ नहीं किया जा सकता। इसका कारण देखो दोस्तों, इसका कारण यही है क्योंकि मुख्य रूप से हम बात करें संघ सरकार के अधीन जो है, ये तो आप देखो सीधा आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों का विस्तार वहीं तक होगा जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार होगा। दोनों चीजों को ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों का विस्तार वहीं तक होगा जहां तक उसकी कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति याद रखो, संघ की कार्यपालिका। नंबर 2, राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां। यानी कि इसका विस्तार जहां तक होगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जिस सीमा तक होगा, जहां तक होगा, वहीं तक आपके राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों का विस्तार होगा। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों का विस्तार होगा। अब यदि मैं आपके सामने बात करूं यहां पर, तो एक मिनट दोस्तों, मच्छर आ गया था। देखिए, तो अब यहां पर यदि आप देखें तो आपको ये प्रतीत होगा कि सैन्य मामले, अर्थात मैं बात करूं सेना किस सूची का विषय है, तो आपको ज्ञात होगा सेना संघ सूची का विषय है। अर्थात थल सेना, जल सेना, वायु सेना के ऊपर सिर्फ और सिर्फ संघ सरकार अर्थात संसद कानून बना सकती है। इसलिए ये कौन सा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति के अधीन आता है। इसी प्रकार मृत्युदंड, जो भी आपका मृत्युदंड, जो फांसी सुनाई जाती है, तो आपको पता है हमारे यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत मतलब कैसे? देखो, हमारे यहाँ पर त्रिस्तरीय न्यायपालिका है। अगर आप जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो, हमारे यहाँ पर ऐसा है, ये हमारे अधीनस्थ न्यायालय है। ये हमारा हाई कोर्ट है और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। इसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। कौन सा न्यायालय? देखो दोस्तों, उच्चतम। हिंदी में कई बार नाम आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको कहते हैं हम उच्च न्यायालय। जिनको पता अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए आप, यहां पर अधीनस्थ न्यायालय में सबसे पहले हमारी सुनवाई यहीं होती है। इसमें भी अलग अलग स्तर होते हैं, ठीक है। सबसे निचले स्तर पर होती है तो फिर हम यहां आते हैं, ठीक है। यानी कि जिला स्तर पर सुनवाई होने के बाद में हम यहां से अगर हमें फांसी की सजा दी जाती है तो हम कहां जाते हैं? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट से भी सुनाया गया तो हम कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। यानी कि यहां का जो निर्णय होगा वो कैसा होगा? वो निर्णय होगा अंतिम निर्णय। कैसा होगा? अंतिम। फाइनली वो हमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए सभी निर्णय कहां लागू होते हैं? हाई कोर्ट पर। और हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए निर्णय कहां लागू होते हैं? अधीनस्थ न्यायालयों पर समान रूप से लागू होते हैं दोस्तों। तो यानी कि हमारे यहाँ कैसी न्यायपालिका? एकीकृत, यानी कि एक ही फॉर्म में चलता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो नीचे से ऊपर जाएगा, अंतिम रूप से जो फैसला आएगा वही मान्य होगा, और ऊपर वाले ने जो फैसला दिया है वो नीचे तक माना जाएगा। ये कैसी न्यायपालिका कहलाती है? एकीकृत न्यायपालिका कहलाती है दोस्तों,
ठीक है। तो इसी के जो मैं बताऊं, इसी के प्रावधान या इसी के अनुसार यदि हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, राज्यपाल को इसी कारण जो मृत्युदंड है उसमें समाधान की शक्ति का जो है प्रदान नहीं की गई है। हालांकि राज्यपाल को यहां पर अन्य सभी प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। यहां आप भले नोट डाल के आप लिख सकते हैं, जिसको मैं आपको बता सकता हूं। जैसा कि सिर्फ मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, मृत्युदंड की सजा का रूप परिवर्तन राज्यपाल कर सकता है दोस्तों। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको भी समझ में आएगा। यानी कि राज्यपाल मृत्युदंड की सजा की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें तो मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल सकता है। लेकिन पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकता। जिस प्रकार राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से समाधान प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को ऐसी शक्ति केवल मृत्युदंड के मामले में प्राप्त नहीं है, और साथ ही सैन्य मामलों में। अगर इन दो मामलों को आप छोड़ दें तो मैं आपको बताऊं, यदि किसी व्यक्ति को कठोर कारावास सुनाया गया है न्यायालय के द्वारा, हाई कोर्ट हो, अधीनस्थ न्यायालय है, कोई भी न्यायालय है, यदि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को कठोर कारावास की 10 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया गया है, तो राज्यपाल उसे भी माफ कर सकता है, उसकी अवधि भी कम कर सकता है। ठीक है, उस पर अस्थायी रोक भी। यानी कि जो सेम राज्यपाल को शक्तियां प्रदान हैं सारी हैं, सिर्फ इन दो शक्तियों को छोड़कर। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 वर्ष का साधारण कारावास हुआ। 5 वर्ष के साधारण कारावास के पश्चात, यानी कि जब कोर्ट के द्वारा वो सुनाया गया था, उस समय किसी व्यक्ति ने राज्यपाल के समक्ष अर्जी दाखिल कर दी। 6 महीने उस अर्जी पर निर्णय लेने में राज्यपाल को लग गए, सपोज कर लीजिए आप। तो वो व्यक्ति 6 महीने उसका निर्णय आने में लगा और 6 महीने राज्यपाल ने, यानी 1 साल वो जेल में रहा। लेकिन अगर उसके बाद राज्यपाल चाहे तो उसकी सजा को कम कर सकता है, और राज्यपाल चाहे तो उसे पूर्ण रूप से समाधान प्रदान कर सकता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अभी समाधान की शक्तियां पूरी नहीं हुई हैं दोस्तों, अभी तो हमें इसके अंदर एक और आर्टिकल पढ़ना है, और आप अब हम इसके बाद में आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 143, यानी कि जो राष्ट्रपति का परामर्शी क्षेत्राधिकार है उच्चतम न्यायालय के साथ, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ सकूं। हालांकि आप लोग सभी जो वीडियोस को देख रहे हैं, आपका प्यार अपार है, और ये ही हमें मोटिवेट करता है और बेहतर कार्य करने के लिए। तो इसी प्रकार आपका साथ बनाए रखिए, जिससे आपका आगामी जो भी एग्जाम्स हैं उनमें सिलेक्शन श्योर हो सके। ठीक है दोस्तों, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों, मिटा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं आपका अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 यदि हम बात करें तो जब हम आपका उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे अर्थात सुप्रीम कोर्ट, तो उस समय ये निकलकर आपके सामने आएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत भी आता है। और हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं आपके सभी कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143
यदि मैं बात करूं तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की क्या है, शक्ति है। पहला क्वेश्चन बनता है यही कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो पहले ही सवाल का उत्तर होगा अनुच्छेद 143, 143। ठीक है, दूसरी चीज, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना लेते हैं कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह कर सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो वही आंसर होगा 143। दूसरी चीज, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह करना अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है, अधिकार है, शक्ति है, कर्तव्य है, उपरोक्त सभी। ऐसे परिस्थितियों में आपको वहां ध्यान रखना है, पुनः ये क्या है, शक्ति है। दोस्तों देखो, अभी आप इस प्रकार के सवाल पहली बार देख रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देखेंगे, एग्जाम देंगे, तब आप मुझे जरूर याद करेंगे, क्योंकि वहां आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे और आप कहेंगे सर डिट्टो आ गया ये तो। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहां पर भारतीय संविधान के अंतर्गत जो लैंग्वेज है, भाषा शैली है, वो कुछ इस प्रकार है, जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया हो कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। यानी कि मैं इसको खैर लिख ही देता हूं, जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो, काफी टाइम लगेगा वीडियो में लंबा, तो देखिए दोस्तों, संविधान में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, बोर्ड पर देखिए। जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न पर राय मांग सकता है। ठीक है, अमूमन ऐसा कब होता है? ये लैंग्वेज मैंने इसलिए लिखवाई है क्योंकि इसमें ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस अकेले वर्ड को लिखता तो बिना इस पूरी डेफिनेशन के आपको ये पूरा मामला समझ में नहीं आता, क्योंकि कई बार एग्जाम में एग्जामिनर सीधा ये वर्ड दे देता है और बच्चा वहीं से कंफ्यूज होता है, स्टूडेंट को वहीं से तकलीफ होती है कि ये वर्ड आया कहाँ से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, आर्टिकल 143 में ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपको यहां से याद रखना कि उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समचीनी समझते हैं भारत के राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 143। ठीक है, या राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समचीनी है, राष्ट्रपति के लिए उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समचीनी है, तब भी समीचीन है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। आपको यहाँ पे स्पेशली आपको याद रखना है, इसलिए मैंने पूरी डेफिनेशन समझाई है, लिखवाई है कि आपको इससे थोड़ा समझ में आ सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो सवाल बनते हैं, जो हमारे सीधे फैक्ट सवाल बनते हैं, वो पहला आर्टिकल 143 वाला कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श किस प्रकार करेगा राष्ट्रपति, तो आपके सामने ये है। लेकिन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143 में। ये परामर्श करना राष्ट्रपति की क्या है? शक्ति है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बता दूं, जब भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार का कोई परामर्श लिया जाता है, मान लीजिए
ये आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और ये आपके सुप्रीम कोर्ट हैं। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से यहाँ से सलाह मांगी गई, अर्थात हम कहें इसको परामर्श मांगा गया। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसमें भी दो पैरा हैं देखो दोस्तों, आर्टिकल 143(1) और आर्टिकल 143(2). लेकिन हम जो तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी लेवल की नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इंटरनली नहीं ले जाऊंगा, ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा। जो हमारे सवाल बनते हैं हम उन पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं मतलब क्या है। देखो आर्टिकल 143 में आप यहां सिर्फ इतना सा लिख लेना, क्योंकि अगर एग्जामिनर आपसे पूछ भी ले गलती से तो इससे ज़्यादा नहीं जाएगा आपके। यहां पर उच्चतम न्यायालय सलाह देने हेतु बाध्य नहीं है, सलाह देने हेतु बाध्य नहीं है दोस्तों, ये याद रखना, नहीं है। इसमें आपका ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय सलाह देने हेतु बाध्य है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, बाध्य नहीं है, और यहां पर क्या है, बाध्य है। यानी कि आपका आर्टिकल 1432 यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। बाध्य किन मामलों में है दोस्तों, देखो जब भारत का बंटवारा हो रहा था, भारत आजाद हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान के लागू होने से पहले यदि कोई ऐसा वाद उत्पन्न हो जाता है जिस पर निर्णय करना में दिक्कत हो सकती है, तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता है। तो ऐसे वाद 1432 में आते हैं, और वर्तमान में जो वाद हैं किसी प्रकार का किसी पर राय लेनी है तो 143 का धारा 1 है, इसके तहत राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। अब हमें यहां यह समझना है कि यदि आप बाध्य है, पहले वाले में तो बाध्य नहीं है, लेकिन मान लीजिए इसमें जब सुप्रीम कोर्ट बाध्य है और इसने राष्ट्रपति को क्या दिया, परामर्श दिया। किसने मांगा था, पहले प्रेसिडेंट ने, अब किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन राष्ट्रपति, मैं आपको बता दूं, यहां पर क्लियर कर दूं, राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की सलाह को मानने के लिए, राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मैं यहां यूं कह दूं सीधा सा, बाध्य नहीं है। कौन नहीं है, राष्ट्रपति। आपको यहां यह ध्यान रखना है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो बाध्य है 1432 के अंतर्गत, लेकिन राष्ट्रपति अर्थात आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि संघ सरकार, क्योंकि यदि संघ सरकार को भी कोई कानूनी सलाह सुप्रीम कोर्ट से लेनी है तो वो राष्ट्रपति के माध्यम से ही भेजेगी दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है। तो यहां आपको ये क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होगा। ऐसा कौन सा कहता है, अनुच्छेद 143 का धारा 2, और नहीं है तो अनुच्छेद 143 की धारा 1, ठीक है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब परामर्श दे दी, तब भारत का राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो माने, अर्थात संघ सरकार किसी भी प्रकार की कोई भी सलाह मानने के लिए बाध्य सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। आर्टिकल 143 के तहत दी गई सलाह की बात मैं कर रहा हूं, अन्य प्रकार के किसी परामर्श की, अन्य प्रकार के किसी आदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों। यदि सुप्रीम कोर्ट अन्य किसी मामले में किसी प्रकार का आदेश देता है तो वो संघ सरकार के लिए मानना बाध्यकारी होता है, जब तक संविधान में इस प्रकार का कोई संशोधन ना हो कि उस सलाह को मानना सरकार के लिए, उसको क्या किया जाए, डिक्लाइन किया जाए, अर्थात कोई ऐसा प्रावधान संविधान में कर दे जिससे सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय असंवैधानिक हो जाए, यानी कि संविधान के विपरीत हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार वो सलाह नहीं मानेगी, ठीक है। जब सुप्रीम अन्य मामलों में अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है तो आपका यहां पर राष्ट्रपति और संघ सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ सारी समझ में आई होगी। तो आपको नोट डाल के इसको आप थोड़ा लिख लेना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यहाँ लिख लेना
कि सुप्रीम उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इस वॉइस को आप दोबारा सुन लीजिएगा, दोबारा रिकॉर्ड कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको लिखवा भी दूंगा इधर, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो मैं लिखवाई देता हूं आपको, अन्यथा आप कहेंगे कि सर देखो, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। पहली बात तो ये, ठीक है, इसको स्टार डाल के लिख लीजिएगा। अब यही एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, वैसे एग्जामिनर पूछेगा नहीं लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूं, अब तक भारत के राष्ट्रपति ने 15 बार, अब तक भारत के राष्ट्रपति ने 15 बार सुप्रीम कोर्ट से सलाह, जिसको आप कह सकते हैं परामर्श, मांगा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। साथ ही हमें यहां एक और पॉइंट को बड़ा ध्यान में रखना है कि अब तक भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15 बार सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार की सलाह मांगी गई है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारे राष्ट्रपति की जो आपकी न्यायिक शक्तियां थी वो पूर्ण हो गई हैं। तो तुरंत प्रभाव से आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास समाप्त होती है, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, जिस पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।